अनुभूति आईसीएस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी। ये माइंड मैप के थ्रू बहुत शार्ट में होगा और मास्टर वीडियो होगा, मतलब इसमें इंडियन पॉलिटी पूरा एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से ये नोट्स लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं और अच्छी तरीके से सुनिएगा और नोट डाउन भी करते चलिएगा, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 न्याय हैं। इसको अपन संक्षेप में लिखते हैं, क्या सेप लिखते हैं। इसको संक्षेप में मैं लिखना पसंद करूंगा सेप, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय। फिर इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। किसकी किसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। और समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए फिर 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, हम भारत के लोग का तात्पर्य क्या हुआ। मतलब संविधान का प्राधिकार का स्रोत है। संविधान का जो प्रमुख प्राधिकार है वो जनता, हम भारत के लोगों को ही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारतीय राज्य की प्रकृति है। क्या है ये? भारतीय राज्य की प्रकृति है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। न्याय की बात करें तो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता भी प्रदान की गई। संविधान के उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। न्याय का तात्पर्य हुआ कि यह विचार, न्याय जो है यह विचार रूसी क्रांति से लिया गया है। मूल अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपीस में न्याय का के माध्यम से न्याय को सुनिश्चित किया जाता है। 3 प्रकार के न्याय हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अब स्वतंत्रता की बात करें तो लोगों के क्रियाकलापों पर प्रतिबंध न होना और उनके विकास के लिए अवसर प्रदान करना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसको याद रखिएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विचार आएंगे तो अभिव्यक्ति भी करना पड़ेगा, अभिव्यक्त करेंगे, विश्वास भी होना चाहिए, और धर्म और उपासना, ठीक है। और धर्म और उपासना, ये 5 स्वतंत्रताएं हैं। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। फिर समता, विशेषाधिकार ना होना। समता मतलब विशेषाधिकार ना होना, भेदभाव के बिना अवसर प्रदान करना ही क्या है? समता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुता, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। गणराज्य का तात्पर्य क्या होता है कि राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, मतलब राजतंत्रात्मक शासन नहीं होगा। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है ना। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है। सार्वजनिक पद प्रत्येक नागरिक के लिए खुले हैं। इस गणराज्य का तात्पर्य ये हुआ कि निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होगा, राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है और सार्वजनिक पद प्रत्येक नागरिक के लिए खुले हैं। लोकतंत्रात्मक मतलब प्रातिनिधिक संसदीय लोकतंत्र होगा। प्रातिनिधिक लोकतंत्र होगा। राजनीतिक एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र होगा। पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 और 28 में उल्लेख मिलता है। पंथ निरपेक्ष की सकारात्मक अवधारणा, सभी धर्मों को एक समान दर्जा और सहायता प्राप्त करना। पंथ निरपेक्षता क्या है? सकारात्मक अवधारणा है जिसमें सभी धर्मों को एक समान दर्जा और सहायता प्राप्त होगी। अब समाजवादी जो एक शब्द आया है, समाजवादी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। लोकतंत्रात्मक समाजवाद, और जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। गांधीवादी और मार्क्सवाद का मिश्रण किया गया। गांधीवादी समाजवादी और ज़्यादा झुकाव है भारतीय संविधान का।
गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण, तो ये समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और ये मतलब अखंडता है ना, राष्ट्रीय अखंडता, ये शब्द विवाद में जोड़ा गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता। फिर प्रस्तावना संविधान के भाग के रूप में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की जाती है। बेरूमवाड़ी संघवाद 1960 क्या कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूमवाड़ी संघवाद 1960। केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए उसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते उसमें संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन। मूल ढांचा शब्द ये पिछले बार पूछा गया था MPPSC में कि मूल ढांचा का मतलब जो कॉन्सेप्ट आया किस बात से आया, तो केशवानंद भारतीवाद 1973। और फिर भारतीय जीवन बीमा निगम बाद 1995 उद्देश्य का संविधान का भिन्न अंग है, इसने कहा है ना। अब हम लोग मूल अधिकार में आ जाते हैं, मूल अधिकार में आ जाते हैं। भाग 3 में फ्री में मिलते हैं, इसलिए 3 में है ये, ठीक है। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक ये अमेरिका के संविधान से लिए हैं। फंडामेंटल राइट जो लिए गए हैं USA से लिए गए हैं। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राजनीतिक लोकतंत्र को भी बढ़ावा देते हैं और विधि की सरकार न कि लोगों की, ये विधि की सरकार को प्रोत्साहित करते हैं, न कि लोगों की सरकार को। तो ये संक्षेप में इंट्रो लिख सकते हैं मूल अधिकार के बारे में कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित हैं, जो कि अमेरिका संविधान से प्रेरित हैं। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, विधि की सरकार की स्थापना करते, न कि लोगों की सरकार, ठीक है। तो कितने हैं ये देख सकते हैं। समता का अधिकार 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में क्या वर्णित है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य ये हुआ, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, मतलब कानून से बढ़कर कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो कितना स्पेशल हो, कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो। ये एक निगेटिव अवधारणा है, विधि के समक्ष समता। विधियों का समान संरक्षण, यह अमेरिका के संविधान से उल्लेखित है। विधियों का समान संरक्षण है ना, और समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा और सकारात्मक अवधारणा है। विधि का शासन, विवेकाधीन अधिकार नहीं होंगे। विधि का शासन मतलब विवेकाधीन अधिकार नहीं होंगे। विधि के समक्ष समानता। भारतीय व्यवस्था संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। अनुच्छेद 15 में कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध है। वो आधार क्या क्या हैं? धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। समझिए, जैसे आप भारत के नागरिक हैं ना, तो आपके साथ कभी भी धर्म हो, चाहे आपका मूल वंश हो, जाति हो, लिंग हो या जन्म स्थान हो, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, रेस्तरां आदि में कोई प्रतिबंध भी नहीं है जाने के लिए आपको कि आप जिन जाति के हैं तो आपको रेस्तरां में, दुकानों में ना जाने दिया जाए, ठीक है। किसी भी धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, मतलब किसी भी धर्म के आधार पर आपका भेदभाव नहीं करेंगे कि ये इस धर्म का फला धर्म का व्यक्ति है तो इसके साथ भेदभाव करिए, बिल्कुल नहीं। मूल वंश जो आपका है, मूल वंश के आधार पर कोई आपके साथ भेदभाव कर ही नहीं सकता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल यहाँ पर शब्द लिखा है, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, ठीक है, और जन्म स्थान तो था ही, जन्म स्थान या निवास। यहाँ उद्भव भी एक कीवर्ड जुड़ गया है, क्या आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 17 में आपको पता है अस्पृश्यता उन्मूलन है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इसी के तहत लाया गया था और संविधान में वर्णित अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है ना। संविधान में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। और स्वतंत्र, अब अनुच्छेद 18 देख लीजिए, उपाधियों का अंत है ना, एलिमिनेशन ऑफ टाइटल्स।
केवल वंशानुगत कुलीन उपाधियों महाराजा, राज बहादुर आदि पर प्रतिबंध है। राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियां नहीं है। अब स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 19 और 22 तक है ये, 19 से 22। 14 से 18 तक हमने समता का अधिकार देखा। अनुच्छेद 19 6 अधिकारों का संरक्षण इसमें किया गया है। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति, फिर शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं आप, संघ बनाने का अधिकार है, सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार है, निवास करने का अधिकार है, कोई भी वृत्ति उपजीविका व्यापार का अधिकार है। आम जनता के हित में ये है, कोई भी वृत्ति उपजीविका व्यापार आप कर सकते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कुछ प्रतिबंध भी हैं। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो आप ये नहीं कि आपकी बातों से या आपके अभिव्यक्ति के से भारत की संप्रभुता और अखंडता ही खतरे में पड़ जाए, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध ही टूट जाए, लोक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता का उल्लंघन होता हो, न्यायालय की अवमानना आप करने लगे, मानहानि और किसी अपराध को बढ़ावा देने लगे, तो इसके लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन के अधिकार में भी एक प्रतिबंध है कि भारत के संप्रभुता और अखंडता पर एवं सार्वजनिक व्यवस्था पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। संघ बनाने का अधिकार है, लेकिन भारत के संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था एवं नैतिकता के लिए आप बना सकते हैं। और सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार और निवास करने का अधिकार में आम जनता के हित और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। अनुच्छेद 16 में ये अपवाद थोड़ी सी छूट गया है। अपवाद अनुच्छेद 16 में क्या है, संसद कुछ रोजगार या नियुक्ति के लिए निवास के एक शर्त के रूप में निर्धारित कर सकती है। किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियां की जा सकती हैं। धार्मिक और सांप्रदायिक संस्था से संबंधित पदों पर नियुक्ति की जा सकती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में नियुक्तियां की जाती हैं। अनुच्छेद 15 में भी एक अपवाद है। अनुच्छेद 15 में क्या अपवाद है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। और अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। भारत सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें तथा विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकरण, अन्य सभी प्राधिकरण अर्थात सांविधिक या गैर सांविधिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC और सेल, गेल, ये सभी जो हैं तो ये राज्य के अंतर्गत डिफाइन किए जाते हैं। अनुच्छेद 13 में यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून अमान्य होंगे। मतलब मूल अधिकारों से जो असंगत हैं और उनको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो ऐसे अधिकार क्या हो जाएंगे, शून्य घोषित किए जाएंगे, अमान्य हो जाएंगे। ऐसे अधिकारों का कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, फिर आप देखते हैं अनुच्छेद 20, ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत ही है। अनुच्छेद 20, अभी हमने 19 देखा। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं, कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं, केवल आपराधिक कानूनों पर सीमाएं हैं, सिविल कानूनों पर सीमाएं नहीं हैं। संरक्षण केवल दोष सिद्धि के लिए है, मुकदमों के लिए संरक्षण नहीं है। ठीक है, दोष सिद्धि के लिए संरक्षण है, मुकदमों के लिए नहीं। ये नहीं कि आपका दोष मुकदमा दायर हो गया और इसके आप उसमें दोषी भी हैं तो इसके लिए संरक्षण आपको नहीं मिलेगा। दोहरी क्षति नहीं होगी, मतलब केवल न्यायालयों या न्यायिक अधिकरणों के समक्ष कार्रवाई के लिए संरक्षण है। अभिशंसन नहीं, केवल आपराधिक कार्रवाई पर लागू होता है। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के समक्ष केवल विवेकाधीन कार्यकारी कार्यवाही के विरुद्ध, कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा विवेकाधीन कार्यकारी और विधायी कार्यवाही के विरुद्ध। और अनुच्छेद जो 21 का है, शिक्षा का अधिकार, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। फिर अनुच्छेद 22 है, निरोध एवं गिरफ्तारी के से संरक्षण, दंडात्मक हिरासत और निवारक हिरासत। तो अपराध के बाद हिरासत में लिया जाता है दंडात्मक हिरासत में, और निवारक हिरासत में अपराध से पहले हिरासत में लिया जाता है।
गिरफ्तारी कारणों की जानकारी पाने का अधिकार, बचाव के कानून लिए कानूनी सलाहकार रखने का अधिकार है, 24 घंटे से पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार और अन्यथा रिहा किए जाने का अधिकार। हिरासत की अवधि 3 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। हिरासत के आधार बताए जाने चाहिए जब तक कि यह जनहित के विरुद्ध न हो। हिरासत के विरुद्ध अभ्यवेदन का अवसर। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। राज्य और व्यक्तिगत कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। राज्य और व्यक्तिगत कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इसका अपवाद है, राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। बहुत सारे देशों में अनिवार्य सेवाएं लागू हैं, मतलब सैन्य सेवाएं करना पड़ता है कहीं कहीं, तो ये कुछ अनिवार्य सेवाएं भी हैं, है ना। और अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक गतिविधियों में आप इन्वॉल्व नहीं करा सकते। मूल अधिनियम बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में लाया गया था बच्चों के नियोजन को रोकने के लिए। 2006 में सरकार ने घरेलू नौकरी को रूम में काम रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। 2006 के बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार सबको मिला हुआ है। अर्थात धार्मिक विश्वास, धार्मिक प्रथाएं दोनों शामिल इसमें हैं। कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म का प्रचार। हिंदू में हिंदू, सिख प्लस जैन प्लस बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म के अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध इनको इंक्लूड किया गया है। लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधान के अनुसार हैं। अनुच्छेद 26 में बताया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अर्थात धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। माने धार्मिक उद्देश्यों के लिए आप संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। अपने कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है। संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार है। ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार है। लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधान में नहीं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति है। माने किसी धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति आपको मिलेगी। कब? राज्य कर के धन का उपयोग किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं, है ना। राज्य कर के धन का उपयोग किसी विशेष धर्म के प्रचार करने का माने किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु उपयोग नहीं करेगा, लेकिन सभी धर्मों के प्रचार के लिए कर सकता है। सभी धर्मों का प्रचार कर सकता है, राज्यों की छूट दी गई। केवल कर लगाने पर रोक लगाता है, शुल्क पर नहीं। केवल कर लगाने पर रोक लगाता है, शुल्क पर नहीं। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने से स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने से स्वतंत्रता है। पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित संस्थाएं ये नहीं कर सकती, धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग नहीं ले सकती। राज्य द्वारा प्रशासित संस्थाएं, लेकिन किसी बंदोबस्त या ट्रस्ट के तहत स्थापित संस्थाएं। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं, राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाएं। धार्मिक निर्देश, धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है पूर्ण राज्य द्वारा पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की अनुमति मिलेगी। राज्य द्वारा प्रशासित संस्थाएं, लेकिन किसी बंदोबस्त या ट्रस्ट के तहत हो तब। और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं, राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाओं में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, स्वैच्छिक आधार पर, ठीक है। और अनुच्छेद 29 क्या कहता है? संस्कृति और शिक्षा का अनुच्छेद, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। अर्थात अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण करता है। कैसे? अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों दोनों के लिए इसमें संरक्षण दिया गया है। नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। उसके समुदाय के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके समुदाय के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। केवल अल्पसंख्यक के धार्मिक या भाषाई हों, अल्पसंख्यक धार्मिक रूप से और भाषाई रूप से हो सकते हैं के लिए यह है। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। ऐसी संस्थाएं जो राज्य से मान्यता के साथ साथ सहायता भी प्राप्त करती हैं, और ऐसी संस्थाएं जो राज्य से केवल मान्यता प्राप्त करती हैं, सहायता नहीं, वे राज्य की विनियामक शक्ति के अधीन होती हैं। और ऐसी संस्थाएं जो राज्य से न तो मान्यता प्राप्त करती हैं और न सहायता, तो वे अपने कार्यों का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र हैं।
फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पास रिट जारी करने का अधिकार है। संसद किसी अन्य न्यायालय को निर्देश जारी करने का अधिकार दे सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो एक स्थिति राष्ट्रीय आपात है जहाँ पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों के लिए आप यदि उच्चतम न्यायालय जा रहे हैं तो इसको सस्पेंड कर सकता है। यह संविधान की मूल संरचना का भाग है। फंडामेंटल फंडामेंटल स्ट्रक्चर का भाग है। अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बल जो हैं, पुलिस फोर्स, खुफिया एजेंसियों और समरूप बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को सीमित या निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 33 मतलब इनके अधिकार सीमित या निरस्त कर दिए जाते हैं ड्यू टू राष्ट्रीय हित, है ना, नेशनल। ठीक है। अनुच्छेद 34 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। तो 34 में मार्शल लॉ है, 34 में क्या है, मार्शल लॉ। अनुच्छेद 33 में क्या है, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बलों के फंडामेंटल राइट में कुछ कमी या निरस्त किया जा सकता है। और 34 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अनुच्छेद 35 में है कि कुछ निर्दिष्ट मूल अधिकारों को लागू करने का अधिकार केवल संसद में निहित होगा, राज्य विधानसभाओं में नहीं। तो अनुच्छेद 35 ये कहता है कि कुछ निर्दिष्ट मूल अधिकारों को लागू करने का जो अधिकार होगा वह केवल संसद में निहित होगा, राज्य विधानसभाओं में नहीं। इस प्रकार से हमने फंडामेंटल राइट देखा। अब कुछ रिट देख लेते हैं। जो रिट हैं 5 प्रकार की रिट होती हैं, आपको पता ही होगा। तो चलिए रिट को देख लेते हैं भाई लोग, और आप लोग अच्छे से सुनिए इसको और नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो रिट क्या है? रिट विशेषाधिकार रिट अंग्रेजी कानून के से उधार ली गई है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के बीच अंतर है। उच्चतम न्यायालय को रिट में केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है। भारतीय राज्य क्षेत्र संबंधी क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत में। अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से मना नहीं कर सकता। और उच्च न्यायालय मूल अधिकार और अन्य उद्देश्य भी हैं, इसमें अन्य उद्देश्य भी शामिल हैं। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय के लिए मिले है रिट, लेकिन उच्च न्यायालय को थोड़ा एक्सटेंड है, मूल अधिकार और अन्य उद्देश्य भी शामिल किए जा सकते हैं। राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार राज्य उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के समवर्ती है। अनुच्छेद 226 विवेकाधीन है, इसे अस्वीकार किया जा सकता है, मतलब ये विवेकाधीन है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को दिया गया है। तो पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर होता है परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या है? नाम से स्पष्ट है कि जो बंदी है उसको प्रत्यक्ष करो भाई, मतलब लाओ। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए जारी की जाती है। सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी यह जारी की जा सकती है। सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कार्पस के नाम से भी जानते हैं। इन मामलों में जारी नहीं की जा सकती। कानूनी हिरासत के मामलों में, विधायिका या न्यायालय की अवमानना के मामले में और न्यायालय द्वारा हिरासत में लिए जाने पर नहीं लागू की जा सकती। प्रतिषेध उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण रोकने के लिए जारी किया जाए। उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण रोकने के लिए जारी किया जाता है। केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध ही प्रतिषेध को जारी किया जा सकता है। और जो उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण मतलब प्रेषित करो भाई, उत माने ऊपर की तरफ, माने उच्च को। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय को उसके निर्णय को रोकने या उसकी समीक्षा करने के लिए जारी किया जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उसके निर्णय को रोकने, माने अपना निर्णय रोक दो और उसकी समीक्षा करने के लिए जारी किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी इसे जारी किया जा सकता है उत्प्रेषण को, ठीक है, कि आप उत्प्रेषण, ठीक है। अब परमादेश क्या होता है? परमादेश देख लीजिए थोड़ी सी। सरकारी अधिकारियों को उसके आधिकारिक कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी किया। परमादेश माने हमारा आदेश है कि सरकारी कर्मचारी यदि अपना अधिकार काम नहीं कर रहा है तो उसके अधिकारिक कर्तव्य को पालन करने के लिए जारी किया जाता है। सार्वजनिक निकायों और निचली अदालतों को भी जारी किया जा सकता है, सार्वजनिक निकायों को भी और निचली अदालतों को भी।
इन मामले में जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश को जारी नहीं किया जा सकता। वो किस पद में है तो उसके विरुद्ध जारी किया जाएगा कि अपना काम करो। विभागीय निर्देशों को लागू करने के लिए जारी नहीं किया जा सकता। विवेकाधीन कर्तव्यों और संविदात्मक दायित्वों के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध इसे जारी नहीं किया जा सकता। परमादेश को राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध। अधिकार परीक्षा माने किस अधिकार से आप ऐसा कर रहे हैं, तो किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद के दावे की वैधता की जांच करने के लिए इसे जारी किया जाता है। मंत्रित्व कार्यालय या निजी पद के विरुद्ध जारी नहीं, मंत्रित्व जो कार्यालय है या निजी पद के विरुद्ध इसे जारी नहीं किया जाएगा। किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा इसकी मांग की जा सकती है अधिकार परीक्षा की। तो ये रिट हुआ। अब हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखते हैं, प्रमुख अनुच्छेद देखते हैं और कुछ संशोधन हुए तो उन संशोधनों को भी अपन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में ऐसे बांटा गया है कि पहला तो आपका हो जाएगा समाजवादी, फिर हो जाएगा गांधीवादी, फिर हो जाएगा उदारवादी। तो समाजवादी मतलब होता है समाज की जो हित में हो। समाजवादी जो नीति निर्देशक तत्व हैं, समाज का लोक कल्याण होना चाहिए 38 में, आजीविका संसाधन साधन स्वास्थ्य आदि की सुरक्षा 39 में, 39 का में सामान्य और निःशुल्क कानूनी सहायता हो गया, 41 में सुरक्षित कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता 41 में, 42 में कार्य की न्यायपूर्ण और मानवीय परिस्थितियां होनी चाहिए, निर्वाह योग्य मजदूरी हो और उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करना हो 43 में, फिर 43 का जोड़ा गया जिसमें प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी है, और फिर 47 है बेहतर पोषण और जीवन स्तर 47 में है। ठीक है, तो 38, 39, 41, 42, 40 इसलिए नहीं है क्योंकि 40 में ग्राम पंचायतें हैं। तो 38, 39, 41, 42, 43 का और 47 ये समाजवादी, आप ऐसे इसको रट लीजिए। 38 है, 39 है, 39 का है, 41, 40 तो है नहीं क्योंकि ग्राम पंचायत है, वो गांधीवादी हो जाएगा ग्राम पंचायत। 41, 42, 43 है, 43 का भी है और 47 है। अब गांधीवादी ग्राम पंचायत 40 में, 43 में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा भी है, 43 इसमें भी सम्मिलित है, और 43 का में सहकारी समितियां गांधीवादी विचार से प्रेरित रहा है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, तो गांधी जी यही तो चाहते थे, इनका हरिजन का क्या हो, सशक्तिकरण हो। 47 नशीले पेय और मादक द्रव्यों का प्रतिषेध, पूरे आंदोलनों के दौरान धरना प्रदर्शन किए गए हैं, है ना, नशा बंद करने के लिए। तो नशीले पेय और मादक द्रव्यों का प्रतिषेध करना 47 में, तो इसमें भी है गांधीवादी में। 48 में गाय और अन्य दुधारू पशुओं के वध का प्रतिषेध, तो ये गांधीवादी हैं। और उदार या बौद्धिक मतलब थोड़ा दिमाग जिसमें लगे, तो समान नागरिक संहिता ये बौद्धिक है 44। 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा, ये भी उदार और बौद्धिक के अंतर्गत आता, उदारवादी विचारों के अंतर्गत नीति निर्देशक के तत्वों के तहत। 48 में कृषि और पशुपालन है। 43 का पर्यावरण, वन्य एवं वन्यजीवों का संरक्षण 9 में स्मारकों, 49, 50, 51 तीनों हैं स्मारकों का संरक्षण 9 माइन माने मेरे स्मारक का संरक्षण करिए। 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण, सेपरेशन है न्यायपालिका और कार्यपालिका का। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसको बार बार रिवाइज करिएगा। तो ये जब मेंस में आता है तो आपको कैटेगराइज करके पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, संशोधन देखते हैं कौन कौन से संशोधन हुए हैं, इसमें कौन कौन से संशोधन आपको देखने को मिलेंगे। तो संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या क्या जोड़ा गया, बच्चों का स्वस्थ विकास, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ये किस अनुच्छेद में है, 43 का में, और समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता 39 का। तो 39 का 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पर्यावरण और वन्यजीवों का संरक्षण 43 का में है, पर्यावरण और वन्यजीवों का संरक्षण तो 43 का भी जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो 43 का जोड़ा गया, 39 का और 43 का। 44वां संविधान संशोधन में असमानताओं को न्यूनतम करना जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया और इसे मूल अधिकार बना दिया गया है ना। और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम में सहकारी समितियों को जोड़ा गया, सहकारी समितियों को
जो कि 43 ख के अंतर्गत हैं। 97वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मूल अधिकार बनाम राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो देखते हैं। चंपकम दोराई राजन मामला 1951। चंपकम दोराई राजन मामला 1951। यदि मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बीच कोई टकराव होता है तो मूल अधिकार अभिभावी प्रिवेल होगा तथा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यह चंपकम दोराई राजन मामला 1951 कहता है। गोलकनाथ मामला 1967 क्या कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह गोलकनाथ मामला 1967 कहता है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम कहता है कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम यही कहेगा। अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया, अनुच्छेद 39 ख ग और अनुच्छेद 14 और 19 है ना। केशवानंद भारतीवाद 1973 में अनुच्छेद 31 ग को सही ठहराया गया। अनुच्छेद 39 ख और ग को अनुच्छेद 14-19 के अंतर्गत रखा गया। फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम राज्य के सभी नीति निर्देशक तत्व जो हैं अनुच्छेद 14, 19 और 31। मिनर्वा मिल्स मामला बाद जो है 1980 पुनः अनुच्छेद 31 ग को लागू किया गया। अनुच्छेद 31 ग को लागू कर दिया गया। अनुच्छेद 39 ख होगा। अनुच्छेद 14 और 19 पर क्या होंगे, प्रभावी होंगे। मूल कर्तव्य अब देख लेते हैं। मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में इसे शामिल किया गया। यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे जोड़ा गया था। मूल अधिकार की प्रमुख मूल कर्तव्य की प्रमुख विशेषताएं यदि देखी जाए तो न्यायालय में विचार योग्य नहीं है। कानूनी रूप से इसे लागू नहीं किया जा सकता है। कानूनी रूप से इसे लागू भी नहीं किया जा सकता है, यानी वाद योग्य नहीं है। नैतिक दायित्व नागरिकों में अनुशासन को बढ़ावा देते हैं। प्रत्येक भारतीय नागरिक पर ये लागू होते हैं। तो मूल कर्तव्यों की सूची इस प्रकार से 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में। पहला है कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। संविधान का सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का। पहला, जैसे मैं ही भारत का नागरिक हूँ तो भारत का नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि मैं संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करूं। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को हृदय में संजोए रखूं। मतलब स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला हमारे हृदय में जलती रहे। जब जरूरत पड़े तो इस ज्वाला का प्रस्फुटन हो जाए। भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। माने भारत की जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, यूनिटी है और अखंडता है, इसकी क्या करें, अपन रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, है ना। जब जरूरत आए, राष्ट्रीय एकता अखंडता में संकट आए, कूद पड़ें। राष्ट्र की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा भी, राष्ट्र की रक्षा भी करेंगे, राष्ट्र की सेवा करें। चौथा, पांचवा है कि समरसता और भ्रातृत्व को बढ़ावा दें। समरसता हो और भ्रातृत्व को बढ़ावा देना चाहिए। भारत की समृद्ध विरासत और सामाजिक कंपोजिट जो कल्चर है, सामाजिक संस्कृति में कंपोजिट कल्चर का परिरक्षण करें। पर्यावरण की रक्षा करें, 7वें नंबर पर है, उसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकास करें, 8वें पर है। 9वें नंबर पर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वें नंबर पर सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए कोशिश करते रहें। और 11वां जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का उचित पालन पोषण तथा उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ये मूल कर्तव्यों की सूची थी। अब हम लोग आ जाते हैं संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर में। संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचा जिसे संसद द्वारा परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जा सकता, संसद इसमें परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकती। प्रश्न, क्या अनुच्छेद 13 में कानून शब्द में केवल सामान्य कानून शामिल हैं? संविधान संशोधन अधिनियम संवैधानिक कानून भी शामिल हैं? यदि हाँ तो क्या संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके किसी भी मूल अधिकार को कम कर सकती है या छीन सकती है और ऐसा कानून अनुच्छेद 13 के तहत अमान्य नहीं होगा? तो ये क्वेश्चन का जवाब देते हैं ये कुछ मामले।
शंकरी प्रसाद मामला 1951 में आया। अनुच्छेद 368 को कोई कानून नहीं है, माने इसने कहा कि अनुच्छेद 368 कोई कानून नहीं है, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये याद रखिए, पहला शंकरी प्रसाद मामला 1951 क्या बोला कि अनुच्छेद 368 कोई कानून नहीं है, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। फिर 51 के बाद 67 में आ जाइए। 67 कहता है गोलकनाथ मामला अनुच्छेद 368 एक कानून है। जब एक कानून है तो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि कानून नहीं है 368 तो संशोधन किया जा सकता है, और कानून है तो संशोधन नहीं किया जा सकता। तो शंकरी प्रसाद मामला आया। पहला क्या, कौन सा मामला आया भाई? पहला मामला आता है शंकरी प्रसाद मामला, यस मामला आता है, फिर जी मामला आता है, यस जी शंकरी प्रसाद मामला, फिर गोलकनाथ मामला। तो ये कहता है संशोधन नहीं किया जा सकता फंडामेंटल राइट में, ये कहता है फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। सॉरी, पहला क्या कहता है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है पहला। दूसरा क्या कहता है कि संशोधन किया जा सकता है। मैं क्या बोलता हूँ, कोई कानून नहीं है इसलिए संशोधन किया जा सकता है। दूसरे में कानून, एक 367 एक कानून है इसलिए संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर मामला आता है 24वां संविधान संशोधन आता है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 आता है। अनुच्छेद 368 कोई कानून नहीं है। अब जब रहेगा कि कोई कानून, बस इतना याद रख लीजिए, कोई कानून नहीं है तो संशोधन किया जा सकता है। कोई कानून नहीं है इसलिए संशोधन किया जा सकता है। फिर कह दिया 24वां संशोधन, मतलब ये खेल चल रहा था सरकार और न्यायालय के मध्य। केशवानंद भारती मामला आ गया 1973। तो इसने क्या, उसको जस्ट उल्टेगा। अनुच्छेद 368 कोई कानून नहीं है, लेकिन ये कहता है कि कोई कानून नहीं है, ठीक है, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारती मामला 1973 ने पकड़ा दिया एक मूल संरचना का, कह दिया कि उन प्रावधानों में नहीं किया जा सकता जो मूल संरचना का भाग। सरकार को लगा यार भाई ये तो क्या हो गया है, ये मूल संरचना क्या है भाई। तो इंदिरा नेहरू मामला आया 1975 में। इंदिरा नेहरू मामला आया, उन्होंने कहा कि मूल संरचना के सिद्धांत को बरकरार रखा। इंदिरा नेहरू मामला 1975 मूल संरचना फंडामेंटल स्ट्रक्चर सिद्धांत को बरकरार रखा। अर्थात मूल अधिकार 368 कोई कानून नहीं है और मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल संरचना के सिद्धांत मूल संरचना को छोड़ करके। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल अधिकार संशोधन योग्य है। संशोधन पर किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता है या कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की है। 42वां सरकार जो अनुच्छेद लाएगी, मैंने संविधान संशोधन ला के 42 में भी 24 में लाई थी, 42 में इसने क्या कह दिया कि मूल अधिकार संशोधन योग्य है, हम जैसा चाहेंगे वैसा संशोधन करेंगे और किसी न्यायालय में न्यायिक समीक्षा में भी नहीं आएगा ये। फिर मिनर्वा मिल्स मामला आता है 1980 में और न्यायिक समीक्षा को इसने कहा कि न्यायिक समीक्षा, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 कह दिया न्यायिक समीक्षा एक मूल संरचना है। फिर 1981 में आया वामन राव मामला। इसने कहा मूल संरचना के सिद्धांत को बरकरार इसने रखा। 24 अप्रैल 1973 के बाद के सभी संविधान संशोधन अधिनियमों पर लागू किया गया और इसे मूल संरचना को 24 अप्रैल 1973 के बाद के सभी संविधान संशोधन अधिनियमों पर इसको लागू कर दिया गया। इस प्रकार से संसद के सीमित संशोधन शक्ति संविधान की मूल संरचना में निहित प्रावधानों में से एक है। संसद की सीमित संशोधन शक्ति संविधान के मूल संरचना में निहित प्रावधानों में से एक है। अब आइए हम लोग देखते हैं संसदीय समितियां, कुछ संसदीय समितियां और उसके सभापति कौन है। संसदीय समितियां देख लेते हैं। तो वित्तीय समितियां देखते हैं। लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। इनका कार्य क्या है लोक लेखा समिति का? भारतीय शासन अधिनियम 1919 द्वारा वर्ष 1921 में ये गठित की गई थी। सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। मंत्री इसके लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। कैग वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की जांच करता है। सभापति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में विपक्षी दल से परंपरा के अनुसार लोकसभा में विपक्षी दल से चुना जाता है।
प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से कोई नहीं होता। 1925 में गठित की गई थी, जॉन मथाई की सिफारिश पर गठित की गई थी। बजट में शामिल सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिताओं को सुझाव देने के लिए प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है इसका अध्यक्ष, और सत्ता पक्ष से प्राक्कलन समिति का चुना जाता है। फिर सरकारी उपक्रमों की संबंधी समिति जो है, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं। सेम उसके लोक लेखा समिति जैसे 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में वर्ष 1960 में से गठित किया गया कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार लेकर संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते कार्यकाल 1 वर्ष है। उसके लोक लेखा समिति जैसे ही मंत्री इसके लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करना, सरकारी उपक्रमों पर कै के प्रतिवेदन की जांच करने का कार्य करता है, और इसके जो सभापति यानी अध्यक्ष का नियुक्ति करेगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। केवल लोकसभा से ही चुने जाएंगे अध्यक्ष, ठीक है, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में। इसके बाद एक और समिति महत्वपूर्ण है, विभागीय स्थायी संसदीय समितियां। तो कुल समितियां 24 हैं। 16 लोकसभा में विभागीय समितियां गठित की जाती हैं, 8 राज्यसभा में। इसमें सदस्य 31 होते हैं, 21 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। विभागीय स्थायी सदस्य संसदीय समितियों में 31 सदस्य होंगे, तो 21 लोकसभा से 10 राज्यसभा से होंगे। और लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और राज्यसभा सदस्य राज्यसभा के सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। मंत्री नाम निर्दिष्ट नहीं किए जाते हैं। संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं, बजट पर चर्चा करती है, संबंधित मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा और उन्हें स्वीकृत किए जाने से पहले उन पर विचार करती है। कटौती प्रस्ताव को सुझाव नहीं देना चाहिए, वे विशेषज्ञ की सलाह ले सकती है। अब कुछ जांच समितियां हैं, तो इन जांच समितियों को देख लेते हैं। याचिका समिति में 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं, 10 राज्यसभा से याचिकाओं की जांच करती है। विशेषाधिकार समिति 15 लोकसभा से 10 राज्यसभा से होते हैं, अर्धन्यायिक प्रकृति की होती है विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार हनन के मामले में जांच करती है और समुचित कार्यवाही की सिफारिश करती है। आचार समिति 15 लोकसभा से 10 राज्यसभा सदस्य होते हैं, सांसदों की आचार संहिता लागू करना, अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखना आचार समिति में, और कदाचार संबंधी मामलों की जांच करना तो उचित कार्रवाई की सिफारिश करना। जांच और नियंत्रण संबंधी समितियां भी कुछ हैं। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति 15 लोकसभा 10 राज्यसभा से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों की जांच करती है एवं इस बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है कि उन्हें किस सीमा तक पूरा किया गया है। अधीनस्थ विधान संबंधी समितियां 15 लोकसभा से 10 राज्यसभा से होते हैं, जांच करती है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है क्या विनिमय नियम तथा उपनियम बनाने की शक्तियों को उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं संसदीय प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संसदीय प्रणाली आइए देखते हैं। संसदीय प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद केंद्र के लिए अनुच्छेद 74 से 75 है और राज्य के लिए ये अनुच्छेद 163 से 164 है, ठीक है। ये नया संसद भवन है। संसदीय प्रणाली संबंधित अनुच्छेद केंद्र के लिए अनुच्छेद 74 से 75 तक उल्लेख है और राज्य के अनुच्छेद 163 से 164 तक, ठीक है। आधुनिक लोकतंत्र शासन संसदीय, इसे कैबिनेट शासन या उत्तरदायी शासन, कैबिनेट संसदीय शासन को क्या कहते हैं, कैबिनेट शासन या उत्तरदायी शासन कहते हैं। या शासन का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, इसे शासन का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, वेस्टमिंस्टर मॉडल। अध्यक्षात्मक में इसे शासन की गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय नियत कार्यपालिका प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। गैर उत्तरदायी, गैर संसदीय या नियत कार्यपालिका प्रणाली। शासन के कार्यकारी और विधायी अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति के आधार पर इन्हें बांटा गया है। अब हम लोग देखते हैं संसदीय में कार्यपालिका और विधायिका। तो कार्यपालिका कानूनों का कार्यान्वयन करती है, कार्यपालिका विधायिका कानून बनाती है। कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा होती है, कार्यपालिका जो होती है विधायिका का ही हिस्सा होती है। ये कनाडा, ब्रिटेन, जापान, भारत में लागू है संसदीय व्यवस्था। और अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका जो होती है कानूनों का कार्यान्वयन करती है, विधायिका कानून बनाती है। कार्यपालिका विधायक का हिस्सा नहीं होती, इसमें कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा नहीं होती, अलग से चुनी जाती है। ये अंतर है अध्यक्षात्मक में। रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और ब्राजील में ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में आपात उपबंध क्या हैं।
तो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रपति शासन होता है और वित्तीय आपात। तो 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 और 65 में राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा। दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। विशेष बहुमत, उस सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक सदस्यों को बहुमत और उस सदन के उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से होता है। राष्ट्रपति शासन घोषणा का आधार संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्य द्वारा केंद्र के किसी भी निर्देश को लागू करने में विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। संसद का अनुमोदन कितने दिन में करना है? 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पर क्या समझना है, थोड़ा सा कम कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के अंदर, तो राष्ट्रपति शासन को 1 माह के अंदर दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित करना है, लेकिन संसद का अनुमोदन 2 महीने के भीतर, ये 2 महीने के भीतर दोनों सदनों में अनुमोदित करना है राष्ट्रपति शासन को। अनुच्छेद 360 जो है, अनुच्छेद 360 भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा, भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा होने पर वित्तीय आपातकाल लगना चाहिए, जो कि कभी लागू नहीं हुआ है। और थोड़ा सा यहाँ पर बहुमत अपन देख लेते हैं, बहुमत देख लेते हैं। आवश्यक बहुमत इसमें राष्ट्रपति शासन में साधारण बहुमत से ही लागू हो जाता है। सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से अधिक सदस्यों के माध्यम से हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति शासन में जो राष्ट्रपति शासन होता है 6 महीने तक जारी रहता है। प्रत्येक 6 महीने में संसद की मंजूरी लेकर अनिश्चित काल तक या निश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। ये नोटेबल पॉइंट है, इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कब अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है? इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाने के लिए आपको 6 महीने के बाद संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी। आपातकाल जो राष्ट्रपति शासन है, इसको क्या किया जाता है? 6 महीने तक जारी रखा जा सकता है। 6 महीने तक इसे जारी रखा जा सकता है। 6 महीने तक जारी रहता है। प्रत्येक 6 माह में संसद की मंजूरी लेकर इसे अधिकतम 3 साल के लिए, तो प्रत्येक 6 माह में मंजूरी इसमें भी लेनी पड़ती संसद की, लेकिन अधिकतम 3 साल तक ही लागू रहेगा। अधिकतम 3 साल के अवधि तक ही बढ़ाया जा सकेगा। आपातकाल के दौरान अब इसमें होता क्या है, केवल 6 महीने तक ही लागू रहता है। किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के संकल्प द्वारा लागू किया जा सकता है, इसे हटाया जा सकता है। इसको अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। आपातकाल के दौरान बनाए गए नियमों की अवधि अनिश्चित काल तक और वापस लिया जाता है, किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल में देखें तो भारतीय वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तो 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ये भी 2 महीने के भीतर ही अनुमोदित होना चाहिए। कहने का मतलब 2 महीने बाद ही ये भी अनुमोदित होना चाहिए। साधारण बहुमत से ये भी लागू किया जाता है, साधारण बहुमत से ही लागू किया जाता है। इसे भी साधारण बहुमत से ही लागू कर दिया जाता है, साधारण बहुमत से लागू करेंगे और अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक उसे वापस ना लिया जाए। इसलिए कोई अधिकतम अवधि, इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहता है। ये वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहता है। किसी भी राष्ट्रपति द्वारा, किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा इसे वापस लिया जा सकता है। अब हम लोग राष्ट्रपति देखते हैं, क्या देखते हैं, आइए राष्ट्रपति देखते हैं। तो राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका जो बनी हुई है, संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? तो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति सम्मिलित हैं। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित हैं? राष्ट्रपति जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो कि शासनाध्यक्ष होते हैं। तो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद होती है, फिर भारत के महान्यायवादी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत के महान्यायवादी। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक इनका वर्णन, भाग 5 में 52 से 78 तक इनका वर्णन किया गया है। तो भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति का वर्णन। अर्हताएं क्या होनी चाहिए, मतलब योग्यताएं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से उससे अधिक आयु। आयु क्या है भाई? आयु 65 वर्ष होनी चाहिए, आयु 65 वर्ष। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। लोक लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष है। उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है, तो और त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है।
उपराष्ट्रपति इसका त्याग पत्र लेते हैं। कितनी भी बार पुनः निर्वाचन का अधिकार है, मतलब पुनर्निर्वाचन कितनी बार भी हो सकते हैं, 5 वर्ष कार्यकाल है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचक मंडल दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? निर्वाचन मंडल में दोनों सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल में क्या होते हैं? दोनों सदस्य होते हैं, दोनों सदनों के। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य भी होते हैं, मतलब निर्वाचित ही होंगे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के सदस्य होंगे। राज्य और संघ दोनों में विधानसभा यदि है तो होंगे। निर्वाचन पद्धति क्या होती है? गुप्त मतदान के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से एक विधायक का मत मूल्य क्या होगा? राज्य की कुल जनसंख्या, जैसे मध्य प्रदेश के 7,26,26,26,809 ये जनसंख्या हुई। राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्य माने विधायक कितने हैं? 230 हैं, तो 230 से भाग कर दीजिए, गुणे 1000 कर दीजिए, गुणते 1000, ठीक है। तो इसलिए विधायकों के वोटों का मूल्य प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 208 है और सिक्किम में 7 ही है विधायकों का मत मूल्य। इसके बाद एक संसद सदस्यों का मत मूल्य क्या होगा? तो संसद सदस्य राष्ट्र लेवल की बात होगी, तो सभी राज्यों के सभी विधायकों के मत मूल्यों का कुल जोड़ देंगे और संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन सभी सांसदों, लोकसभा और राज्यसभा, सभी दोनों के मत का मूल्यों का समान होता है। सभी सांसदों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मतों का मूल्य समान होना चाहिए, है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग आधार क्या होगा? संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन यदि हो जाए तो 1/4 सदस्य मतलब 25% सदस्यों द्वारा आरोप का समर्थन महाभियोग शुरू किए जाने वाले सदन में, किसी भी सदन में इसे समर्थन किया जा सकता है। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा और राष्ट्रपति अपने कैंडिडेट को भेजेंगे और स्वयं उपस्थित होंगे सफाई देने के लिए। दोनों सदनों में कुल संख्या के 2/3 के विशेष बहुमत से, दोनों सदनों में कुल संख्या के 2/3 के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। अमनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। अब शक्तियां और राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यों को देख लेते हैं। शक्तियां और कार्य। कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, राज्य विधानसभा विधानों पर राष्ट्रपति का वीटो। कार्यकारी शक्ति में सरकार द्वारा सभी कार्यकारी कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, कैग आदि की नियुक्ति करते हैं। प्रशासकों के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन करते हैं। संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, लोकसभा का विघटन करना, संयुक्त बैठक आदि बुलाना विधायी शक्तियां। राज्यसभा में 12 सांसदों को मनोनीत करता है। कुछ प्रकार के विधायकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जारी होती है, अध्यादेश जारी करते हैं। पूर्ण वीटो, विधेयक पर अपनी असहमति रोकना। निलंबनकारी वीटो, विधेयकों को संसद में पुनर्विचार के लिए भेजना। यदि विधेयक पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी होती है। पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति न तो विधेयक की पुष्टि करता है, न अस्वीकार करता है और न ही वापस करता है, बल्कि विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखता है। पॉकेट वीटो है। राज्य विधान परिषद पर राष्ट्रपति का वीटो, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति या तो इसकी पुष्टि कर सकता है, रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए पुनः भेज सकता है। लेकिन यदि विधेयक पुनः पारित हो जाता है तो उन्हें केंद्रीय विधेयकों के विपरीत इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती है। वित्तीय शक्तियां देख लेते हैं राष्ट्रपति की। वित्तीय शक्तियां क्या हैं? धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाएगा। संसद में केंद्रीय बजट पटल पर रखता है। भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि प्रदान करता है। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। न्यायिक शक्तियां भी कुछ हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कानून तथा या तथ्य के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 148। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। कार्यकारी शक्तियां न्यायपालिका से अलग हैं। क्षमा, सजा और दोष सिद्धि दोनों को माफ कर सकता है। लघुकरण दंड को कम कर सकता है। परिहार दंड की प्रकृति को बदले बिना अवधि कम कर सकता है। विराम मतलब प्रारंभ में दी गई सजा को गर्भावस्था, दिव्यांगता जैसे विशेष तथ्यों के आधार पर कम कर सकता है। प्राविलंबन अस्थायी अवधि के लिए दंड पर रोक लगा सकता है। केवल राष्ट्रपति ही कोर्ट मार्शल द्वारा मिली सजा माफ कर सकते हैं। राज्यपाल को माफ करने का अधिकार नहीं है।
कूटनीतिक शक्तियां भी उनकी ओर से अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर बातचीत की जाती है और उन्हें संपन्न किया जाता है। सैन्य शक्तियां भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, 365, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 की घोषणा करने की शक्ति है। अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत है। अध्यादेश संसद के अधिनियम समानांतर शक्ति का कानून नहीं, केवल तभी प्रख्यापित किया जा सकता है जब केवल एक सदन सत्र में हो और दोनों सदन सत्र में न हो, या दोनों हो सकता है, ठीक है। तब न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। अध्यादेश को संसद की बैठक के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक अलग अलग तिथियों पर शुरू होती है तो गणना के बाद सदन की बैठक से शुरू होती है। यदि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक अलग अलग तिथियों पर शुरू होती है तो गणना बाद के सदन की बैठक से शुरू होती है ना, गणना जो बाद के सदन की बैठक होगी तब से शुरू की जाएगी। 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन किया जाना चाहिए, इसलिए अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह, इसलिए अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। सभी कार्यवाही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जानी चाहिए, लेकिन निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्तियां भी प्राप्त हैं। स्पष्ट बहुमत न होने पर, प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री नियुक्त करना, लोकसभा में अविश्वास बहुमत न होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना, यदि मंत्रिपरिषद बहुमत खो देते हैं तो लोकसभा को विघटित करना। अब हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन, वरीयता तालिका में दूसरे स्थान पर। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। यह पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति से प्रेरित होकर बनाया गया है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य कोई भी राज्य विधायक शामिल नहीं है। संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं, इसमें राज्य के विधायक शामिल नहीं किए जाते, ठीक है। गुप्त मतदान के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन होता है। निर्वाचन के संबंध में संदेह और विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटान किया जाता है। यदि निर्वाचन अमान्य घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा पहले किए गए सभी कार्य वैध होंगे। अनुच्छेद 100 मतों की बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत डाल सकता है। पद से हटाया जाना। संकल्प केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में प्रभावी बहुमत, लोकसभा में साधारण बहुमत। चौदह दिन के अग्रिम नोटिस के बाद संविधान में कोई आधार नहीं बताया गया। उपराष्ट्रपति का चुनाव 2022। उपराष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार को कितना समर्थन मिल रहा है? जगदीप धनखड़ वर्सेस मार्गरेट अल्वा, 526, 206। लोकसभा 393, राज्यसभा 133, 117 लोकसभा, राज्यसभा 89। ज़्यादा देखना भी नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।